हमें सेवा प्राप्त हुई है। सर्विस, द वर्ड इज सर्विस, IPS या IAS, एस इज़ इम्पोर्टेंट। ये बहुत एक रेयर मोमेंट है ये मेरे सर्विस में, मेरे लाइफ में। साक्षात हनुमान जी मुझे गाइड करते हैं। उनके जो पार्षद हैं वो मुझे, उन्होंने अपने होने का उन्होंने मुझे प्रमाण भी दिया है। जो भी इष्ट देव आपके हों, आप उनको फॉलो करिए, किसी न किसी रूप में वो शक्तियाँ आपको साथ कनेक्ट करना शुरू करेंगी। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि जहाँ भी मैं कार्य करूँ, जिस भी तरह का कार्य मुझे सौंपा जाए, कि हमारे कर्मचारियों में, अधिकारियों में सेवा का भाव डेवलप हो। मानव शरीर को नॉन वेजिटेरियन डाइट की प्रेजेंट टाइम्स में, इस समय और इस काल में ज़रूरत नहीं है। कर्म के अंदर और पुरुषार्थ के में इतनी शक्ति है कि अगर आप उसके साथ जप और तप को जोड़ दें तो आप डेस्टिनी को भी बदल सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू द CSR जर्नल पॉडकास्ट। मैं हूं अमित और आज इस शो में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं श्री संजय कुमार वर्मा, जो 1990 बैच के IPS ऑफिसर हैं एंड करेंटली ही इज पोस्टेड एज DG टेक्निकल एंड लीगल इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार अमित जी, धन्यवाद, आपने बुलाया मुझे यहाँ पर आज। सबसे पहले मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, बिकॉज आई एम वेरी इंक्विजिटिव टू नो कि आपने मीडिया से इतनी दूरी बनाकर क्यों रखी है। और मैं आपको बताता हूँ ये सवाल कहाँ से आ रहा है। व्हेन आई न्यू दैट वी आर गोइंग टू डू दिस सेशन, हम बातचीत आपसे करने वाले हैं, तो ऑब्वियसली हम अपनी सर्चेस करते हैं और ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कहीं आपकी बातचीत का कोई वीडियो या कोई कॉन्वर्सेशन मिल जाए। बट बिलीव मी, इट वॉज अ वेरी टफ टास्क। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये मीडिया से दूरी क्यों? देखिए, इसको मैं इस तरह से देखता हूँ कि मैंने कोई जानबूझ के मीडिया से दूरी नहीं बनाई है। जो मेरा स्वभाव है वो यही है। मेरा स्वभाव है कि मैं अपने कर्म में विश्वास रखता हूँ, अपनी सेवा, अपना जो काम मुझे दिया गया है, शासकीय काम जो मैं करता हूँ, और उस काम को मैं शिद्दत से करके मैं पूरी तरह से आत्मसंतुष्ट रहता हूँ। इसके अलावा कोई आकर के मेरे कार्य का बखान करे या कोई प्रशंसा या किसी तरह का कोई एडवर्टीज़मेंट उस काम का हो, ऐसा कभी मेरे स्वभाव में नहीं था, आज भी नहीं है और कभी आगे भी नहीं रहेगा। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने वक्त निकाला, आप हमारे ऑफिस आए, एंड आई थिंक दिस विल बी वन ऑफ द फर्स्ट इंटरव्यूज़ जो शायद आप दे रहे होंगे। बहुत एक रेयर मोमेंट है ये मेरे सर्विस में, मेरे लाइफ में। इसके पहले मुझे शायद एक ही मौका आया था। एक बार एक गृहस्थ आए थे मेरे पास 10 साल पहले, एक इंटरव्यू मेरा हुआ था। इसके अलावा तो मैंने कभी कोई इंटरव्यू आज तक। फिर तो आपसे बातचीत करने के लिए बहुत कुछ है। सबसे पहले अगर आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी का जो आपका सफ़र रहा है, ये कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे UPSC का थॉट कहाँ से आया, उसके बाद एक बार IPS की परीक्षा, जब आपने एक IPS ऑफिसर बनने के बाद आपका सफ़र कैसा रहा, अगर आप ब्रीफली हमारे दर्शकों को बता सकें तो बहुत बढ़िया होगा। मेरा ये सफ़र जो है उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ। मैं उत्तर प्रदेश में एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ। मेरे पिताजी UP पुलिस में सब इंस्पेक्टर रैंक पे थे। मैंने UP से ही दयाल बाग इंजीनियरिंग कॉलेज से BTech किया और सरस्वती के आशीर्वाद से मैं हमेशा पढ़ाई में अच्छा रहा था, अच्छा ही चला। BTech भी मैंने गोल्ड मेडल लेके किया। उसके बाद बहुत यंग 20 साल की उम्र में मैंने BTech कर लिया था और 21वें साल में मैंने UPSC पास कर ली थी, 21.5 साल में। तो पहले मैंने रेलवे में जॉब किया, उसके बाद IPS में सिलेक्शन हो गया। तो आप, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, आपने 21 साल की उम्र में UPSC का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था? जो मिनिमम एज होती है, जो भी हमारा जो उसके जो नियम है उसके हिसाब से जो मिनिमम एज थी, उसी साल मैंने अटेम्प्ट करके और उसी साल माता सरस्वती के आशीर्वाद से ये परीक्षा पास कर ली थी। तो ये जो UPSC आपने एग्ज़ाम देने का मन बनाया, जैसे आपने बनाया, आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो UPSC का सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या था? क्यों आपको लगा कि आपको UPSC की परीक्षा देनी चाहिए? उसके पीछे अगर सिर्फ मैं, वैसे तो बहुत आध्यात्मिक तो बहुत सारे कारण हैं उसमें, पर मैं जो प्रबल कारण इस जन्म में देखता हूँ मेरा अपना है, वो ये है कि पिताजी हमारे इसी सेवा में थे। तो अक्सर घरों में, हमारे घर में इस बात पे चर्चा हुआ करती थी। बहुत सारी बातें पिताजी जाने अनजाने में कहा जाया करते थे कि बेटा भारतवर्ष में नौकरी करनी है तो यही नौकरियां अच्छी हैं, यही
अधिकारी जो है मैंने देखा है कि कुछ भी समाज की सेवा के लिए कर सकते हैं, उनके पास इतने अधिकार होते हैं। तो इस तरह की बातें घर में चर्चा हुआ करती थी तो मन पे छाप पड़ गई। अगर थोड़ा सा गंभीरता से इस विषय पर चर्चा किया जाए तो ये जो यूपीएससी की परीक्षा के थ्रू आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, फॉरेन सर्विसेज, जो ही आपका ये सर्विसेज में आप चले जाते हैं तो नाम, शोहरत, पैसा, हर चीज़ ज़्यादा मात्रा में अचानक से आपको सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं। तो इसमें अक्सर देखी गई दो चीज़ें होती हैं, या तो इंसान खुद बदल जाता है या तो समाज को बदलने की कोशिश करता है, क्योंकि आपके पास वो ताकत होती है जिससे आप समाज में बदलाव ला सकते हैं। हम आपसे एकदम ईमानदारी से जानना चाहेंगे कि जब आप इस सर्विस में आए, ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनी, तो आपने कैसे इन चीज़ों को लिया और कैसा ये सफ़र कैसा रहा? आपने खुद आपके ऊपर वो पावर का नशा, पैसा, पावर, पोजीशन, इसका हुई आपके दिमाग में हमेशा चलता रहा कि समाज के लिए कुछ करना है? ये जो आपने जो स्टेटमेंट लिया इस पर थोड़ा सा मेरा आक्षेप है, पर ये सब जो है किस परिप्रेक्ष्य में देखना है हमें सेवा प्राप्त हुई है। सर्विस, द वर्ड इज सर्विस, IPS या IAS, एस इज़ इम्पोर्टेंट, ये सेवा है। तो आपको सेवा करने का मौका दिया गया है। ये भाव जो है वो अगर सेवा का है तो फिर इन चीज़ों में कुछ ज़्यादा दम नहीं रहता जो आप कह रहे हैं। आती हैं ये चीज़ें, ये ज़रूर आती हैं, पर अगर आपका भाव हमेशा सेवा का रहेगा तो फिर आप जिस भी पद पे बैठेंगे वहाँ पे सेवा करेंगे। आप जिन सबॉर्डिनेट्स के ऊपर आप काम करेंगे उनसे भी अच्छी सेवा करवाएंगे। और तीसरा जो आपने पैसे का विषय लिया है, तो मैं कहता हूँ कि अच्छे पे स्केल्स हैं हमारे सिविल सर्विसेज में। और इसके अलावा अगर आप किसी और पैसे का जिक्र करना चाह रहे हैं कि भाई और माध्यम से पैसा आता है, तो वो विषय पर मैं बोलना नहीं पसंद करूंगा। पर पैसे को लेके बहुत इनसिक्योरिटी है लोगों के दिमाग में। हर कोई चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा लूँ मैं, पर ये इनसिक्योरिटी गलत है। आप शिद्दत से अपना काम करते रहिए, आप अपने मेहनत से, अपनी ईमानदारी से अपना काम करते रहिए। जो पैसा आपके भाग्य में है वो चल के ज़रूर आ जाएगा आपके पास कहीं ना कहीं से। आपने बहुत बढ़िया बात की और पूरा कॉन्वर्सेशन को थोड़ा अध्यात्म की तरफ आप लेके गए। मेरा एक सवाल, आपका जो भी एक्सपीरियंस, एक्सपोजर और इस सर्विस में रहने से शायद थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस और एक्सपोजर हुआ होगा, मैं देख रहा हूँ इन सर्विसेज में भी जिनकी अभी हम बात कर रहे हैं, लोगों के पास शोहरत होगा, नाम होगा, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन सुकून नहीं है। और इस सुकून को ढूंढने के लिए एक लेटेस्ट ट्रेंड सा चल गया है कि सारे लोग या तो अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं, अध्यात्म की बात कर रहे हैं। बहुत सारी जगह ऐसा देखा जा रहा है कि लोग गुरु की तलाश कर रहे हैं, कोई हो जो उनको सही मार्ग दिखा सके, सही मार्ग, सुकून का मार्ग। तो ये जो आध्यात्म का, जो मैं खेल तो नहीं बोलूँगा, लेकिन आध्यात्म की तरफ लोगों का जो झुकाव, जिस तरह से इतना ज़्यादा लोगों का झुकाव, इसकी चर्चा इतनी हो रही है, इसके बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। देखिए, इसमें कैसा है कि कलयुग के प्रभाव में पद, पैसा, प्रतिष्ठा, हर ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट लगने लगी हैं सभी को। और इन सब को पाने के चक्कर में जो एक गैप तैयार हुआ है, इंसान खुद को नहीं पहचान पा रहा है। तो सारी लड़ाई वहाँ शुरू होती है जब इंसान खुद में स्थापित नहीं होता और वो संसार के प्रति की तरफ भागता है। तो सारी लड़ाई वहाँ है, सारी कोशिश वहाँ होनी चाहिए कि इंसान पहले खुद को पहचाने, खुद से प्रश्न करे कि तुम इस पृथ्वी लोक पे क्यों आए हो, तुम्हें ये जन्म क्यों दिया गया है, तुम्हें ये मानव शरीर क्यों मिला है। अगर आप इस तरह के प्रश्न खुद से करने शुरू करेंगे तो समय के साथ साथ आपको इसके उत्तर भी मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको कभी इसकी ज़रूरत महसूस हुई कि एक लाइफ में आपको भी किसी को अपना गुरु बनाना चाहिए, जो आपको, जिस ज्ञान की तलाश में सब लोग आज घूम रहे हैं, आपको भी कभी उस ज्ञान के लिए या अपनी ज़रूरतों के लिए ज़िंदगी किस तरह आगे चलानी है, उसके लिए कभी आपने कोई गुरु बनाया है? आपको भी कभी किसी गुरु की ज़रूरत महसूस हुई? देखिए, मैं बेसिकली एक साइंस का स्टूडेंट हूँ। बीटेक मैंने किया है, फिज़िक्स का मेरा सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स मेरा सब्जेक्ट है। और ये सब होने के बाद भी प्योरली एक टेक्निकल माइंड होने के बावजूद, क्योंकि मेरे अंदर मन में सर्च चालू थी और मैं ढूंढ रहा था जीवन में कि क्या है जीवन के सत्य, गूढ़ सत्य क्या है जीवन के। ये शरीर जितना दिखता है ये उतना ही है, इसके परे कुछ है क्या। ये सर्च जो मेरी चलती रही, उसमें बहुत कुछ हमने पढ़ा, अध्ययन किया, छोड़ दिया।
कोई व्यक्ति अच्छा लगता था, कोई व्यक्ति की बातें अच्छी लगती थी, कुछ व्यक्ति कंट्रोवर्शियल हो गए, फिर किसी भी, देखिए बात आती है कि आप अपनी बुद्धि से और विवेक से चलते रहिए। जो आपको अच्छा लगे, जिसकी बात आपको अच्छी लगे, फॉलो कर लीजिए। जब तक आप इस स्तर पर नहीं आ जाते कि खुद की सर्च और तड़प आपकी इतने लेवल पर नहीं आ जाती कि आप एक परिपक्वता को प्राप्त हो जाएं, और उसके बाद फिर की जो स्टोरी होगी, फिर जो ईश्वरीय सृष्टि, जो अदृश्य सृष्टि है, वहाँ पे जो निर्धारित होगा, और वहाँ से जो गुरु निर्धारित होंगे वो फिर आपके जीवन में आएंगे। वो गुरु हो सकता है आपको फिजिकल प्लेन में मिल जाएं, या हो सकता है वो गुरु आपको आध्यात्मिक उसमें स्पिरिचुअल प्लेन के हों, पर आपको गुरु समय पे मिलेंगे। पर उसके लिए आपको खुद के मन और बुद्धि को डिसिप्लिन करना पड़ेगा, अनुशासन में लाना पड़ेगा, व्यवहारिक जीवन को संभालना पड़ेगा, और अपने ऊपर खुद को काम करना पड़ेगा, अपने नेगेटिविटीज़ के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने जो नेगेटिव ट्रेड्स हैं उन पे काम करना पड़ेगा, मेडिटेशन खुद अभ्यास करना पड़ेगा। इतना ज्ञान आज है, थोड़ा बहुत आप किसी से सीख सकते हैं, थोड़ा बहुत, पर अल्टीमेटली आएगा कि आप खुद क्या कर रहे हैं। मेडिटेशन, ध्यान, साधना का आपके अपने जीवन में 24 घंटे आप किस तरह से उसको उतार रहे हैं, किस तरह से आप अपने काम को साधना बना रहे हैं, किस तरह से आपका जीवन एक साधना बनती जा रही है। ये जब तक के बदलाव आप में नहीं आएंगे, फिर एक इस स्तर पे आने के बाद फिर आपको दूसरे स्तर के गुरु प्राप्त होंगे, जो गुरु आपको फिर आगे की जर्नी कराएंगे। वो बड़े आध्यात्मिक गुण सत्य हैं, फिर यहाँ बताने से कुछ फ़ायदा नहीं। मैं आपसे ये तो नहीं पूछूंगा कि आपके गुरु कौन हैं, लेकिन ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि क्या आपकी ज़िंदगी में कोई गुरु हैं? मेरे जीवन में गुरु हैं, और मुझे इसमें बात आने में कभी कोई भी किसी भी तरह की हिचक नहीं है कि साक्षात हनुमान जी मुझे गाइड करते हैं, और उनके जो पार्षद हैं वो मुझे, उन्होंने अपने होने का उन्होंने मुझे प्रमाण भी दिया है, और बहुत अनेकों तरीके से हायर डायमेंशन से मेरे कनेक्ट्स समय समय पे बनते रहे हैं। तो मैं ये गारंटी से कहता हूँ, और बिल्कुल इससे कहता हूँ कि आप जो भी इष्ट देव आपके हों, आप उनको फॉलो करिए, किसी न किसी रूप में वो शक्तियाँ आपको साथ कनेक्ट करना शुरू करेंगी। मुझे लगता है कि मेरे लिए और शायद हमारे दर्शकों के लिए भी एक आईपीएस ऑफिसर के साथ इस तरह का कॉन्वर्सेशन शायद बड़ी मुश्किल से सुनने को मिलता होगा। मेरे लिए भी एक एक्सपीरियंस ही है, क्योंकि जब मैं ये सोच रहा था कि क्या बातचीत मुझे आपसे करनी है, तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि हम ये लाइंस पे इतनी बातें करने वाली हैं, और काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है ये कॉन्वर्सेशन। तो एक सवाल मैं और जानना चाहूँगा आपसे, अगर इसका जवाब आप दे सकें, कि आप कर्म को प्रधान मानते हैं या आप डेस्टिनी में बिलीव करते हैं? देखिए, पुरुष देह और पुरुष जीवन, और ये जो मानवीय देह आपको प्राप्त हुई है, ये पूरी तरह से पुरुषार्थ के लिए दी गई है, और इसमें कर्म प्रधान है। तो ये आपको पहले पुरुषार्थ करना है, कर्म करना है, और कर्म के अंदर और पुरुषार्थ के में इतनी शक्ति है कि अगर आप उसके साथ जप और तप को जोड़ दें तो आप डेस्टिनी को भी बदल सकते हैं। बड़ा ही मज़ा आया इस कॉन्वर्सेशन में, और ये तो अगर हम चलते रहे आपके साथ तो मुझे लगता है शायद घंटों हम इस पे चर्चा कर सकते हैं। अब आप यहाँ हैं तो 2-4 सवाल हम थोड़ा आपके डिपार्टमेंट और पुलिस के बारे में आपसे करना चाहेंगे। अभी 2028 तक आप सर्विस में हैं, काफ़ी लंबा समय है भी आपके पास। आप महाराष्ट्र के डीजीपी भी रहे थोड़े दिनों अभी हाल में ही, और निश्चित रूप से इतना समय आपके पास है तो शायद और इम्पॉर्टेंट पोजीशंस पे आप महाराष्ट्र में भविष्य में भी ज़रूर देखने को मिलेगा आपको। तो आप किस तरह की पुलिसिंग में विश्वास रखते हैं, और अगर आपको इम्पॉर्टेंट पोजीशंस मिली जहाँ की आप कुछ बड़ा बदलाव ला सकते हैं, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आप बदलाव लाना चाहेंगे? तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि जहाँ भी मैं कार्य करूँ, जिस भी तरह का कार्य मुझे सौंपा जाए, जो भी मिले, जो भी कर रहा हूँ अभी भी जो मैं कर रहा हूँ, कि हमारे कर्मचारियों में, अधिकारियों में सेवा का भाव डेवलप हो, जी, जनता के प्रति, ईश्वर के प्रति। और जितना अच्छी वो सेवा भाव आएगा, उतने अच्छा, उतना उत्कृष्ट वो काम करेंगे। मतलब मैं कह सकता हूँ कि अगर किसी कार्य को सिर्फ ड्यूटी मान के किया जाए और किसी काम को सेवा भाव से किया जाए, राम काज के अंदर सेवा भाव हो रही है, तो फिर जो आउटपुट है ना, उसके रिजल्ट्स फिर आप सिर्फ हनुमान जी बता सकते हैं कि कहाँ जाएंगे। अब अगर मैं फॉरेंसिक
पे थोड़ा अगर आपसे बात करूं, अब हमने तो वो सीरियल्स में देखा है, वो CID सीरियल आता है, वहाँ देखे हैं हाँ फॉरेंसिक की क्या इंपॉर्टेंस होती है, बट मुझे नहीं लगता कि हमारे ज़्यादातर दर्शक ये समझते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट होता है ये। अब अगर मैं कुछ आंकड़ों की बात करूं तो सिर्फ अगर मुंबई की बात करूं तो करीबन 37,000 से ज़्यादा केसेस फॉरेंसिक साइंस लैब में पेंडिंग हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि जस्टिस डिले हो रहा है। तो इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि इसमें क्या किया जा सकता है, कैसे इस चीज़ को फास्ट किया जा सकता है जिससे जल्दी से जल्दी लोगों को जस्टिस मिल सके। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आप आंकड़ा बता रहे हैं, ये आंकड़ा आज के परिप्रेक्ष्य में सही हो सकता है, पर ये परिस्थिति पहले ऐसी नहीं थी। पहले काफ़ी करंट सिचुएशन में डिस्पोजल हुआ करता था, पर ये कोरोना के पीरियड में, जो कोरोना का समय आया, जब बहुत सारे कर्मचारी छुट्टी पर थे, और उसके बाद फिर कुछ 2 साल करीब नए रिक्रूटमेंट पे बैन लगा रहा, तो उस पीरियड में करीब 2-2.5 साल का वो पीरियड था, जिसकी वजह से सिस्टम थोड़ा गड़बड़ा गया और ये पेंडेंसी इंक्रीज़ हो गई। पर अभी हमने डिपार्टमेंट में बहुत सारे एफर्ट लिए करके चीज़ें की हैं, जिसमें हमने वैकेंसीज़ के रेगुलर अपॉइंटमेंट्स करने शुरू किए हैं, रेगुलर रिक्रूटमेंट करना शुरू किया है थ्रू MPSC, थ्रू आवर ओन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। और उसके बाद हमने कॉन्ट्रैक्चुअल मैन पावर बहुत सारी हम लेकर के आए हैं। इसके अलावा हमने साइबर पेंडेंसी की एक बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी डेवलप की है। 2 फैसिलिटीज़ हमने डेवलप करी हैं, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस पूना में, और एक साइबर पेंडेंसी लैब हमने यहाँ कलीना में अपने हेडक्वार्टर में डेवलप की है, जहाँ पे 24/7 डेटा प्रोसेसिंग होगा। तो हमने एक पूरा प्रोजेक्ट बना करके उसका POC ले करके उसको इम्प्लीमेंट किया, गवर्नमेंट ने उसकी मान्यता दे दी है, प्रोजेक्ट शुरू हो गया है, अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो बहुत जल्दी ही, मतलब आप देखेंगे कि करीब 1-2 साल के पीरियड में आपको ये जो आंकड़ा आप मुझे बता रहे हैं जी, ये काफ़ी हद तक ये कंट्रोल में आ जाएगा सब, ये जो आप बता रहे हैं। आप लीगल की जिम्मेदारी भी आपके हाथ में ही है जिस पोजीशन पे अभी आप हैं। और फिर मैं थोड़ा एक आंकड़ा आपको ये बताना चाहूँगा कि पूरे महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो जो पेंडिंग आपराधिक मामले हैं वो 3.5 करोड़ से भी ज़्यादा पेंडिंग केसेस हैं अभी। तो इसके बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं कि क्या चैलेंजेस आप लोग फेस करते हैं, क्यों इतनी पेंडेंसी है केसेस की, और कैसे आप लोगों का क्या प्लान है, क्या विजन है, इसको कैसे इन चीज़ों से इसको फास्ट करके ये जो पेंडिंग केसेस हैं इनको कम किया जा सकता है। देखिए, इस विषय में ये बहुत बड़ा विषय है, पर इसमें इसके जो छोटे छोटे 2-3 पहलू मैं आपको बताना चाहूँगा। कि पहला एक तो ये है कि भाई कि जो हमारे यहाँ पे कोर्ट की संख्या है, नंबर ऑफ़ कोर्ट्स हैं हमारे, उनको बढ़ाया जाए। तो उस पे ऊपर गवर्नमेंट ऑलरेडी काम कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र काम कर रही है, कोर्ट की संख्या बढ़ाने की तरफ कार्य चल रहा है। और इसमें जो मेरा पोर्टफोलियो है, जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जो मेरे पास दिया गया है, उसमें हमारे प्रोसिक्यूटर्स को जो अब नया जो भारतीय न्याय संहिता आई है 1 जुलाई से, जो 2024 से जो लागू हुई है, उसमें 2 बहुत बड़े इम्पॉर्टेंट जो चेंजेस लाए गए हैं। उसमें एक है कि किसी भी केस में 2 बार से ज़्यादा एडजॉर्नमेंट नहीं होगा, और एक दूसरा है कि ट्रायल इन एब्सेंशिया भी अब शुरू किया जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो ट्रायल प्रोसेस है उसको एक्सपेडाइट करेंगी। हमने हमारे प्रोसिक्यूटर्स को जो है इस विषय में उनको सर्कुलर्स निकाले हैं, उनको गाइडेंस दिया है, और इवन वीडियो कॉन्फ्रेंस पे भी हम उनको लेकर के सभी को गाइडेंस देंगे। तो ये दोनों मिले जुले एफर्ट से काफ़ी इम्प्रूवमेंट होने की अभी हमें उम्मीद है, लगी हुई है। एक चीज़ और, ये जो क्राइम इन्वेस्टिगेशंस होते हैं इसमें फॉरेंसिक साइंस की कितनी इंपॉर्टेंट भूमिका होती है, ये मैं अपने दर्शकों के लिए पूछ रहा हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि इसके बारे में कभी उतनी चर्चा हुई नहीं है, और शायद उतनी जानकारी नहीं। इसलिए अगर आप थोड़ा सा बता सकें कितना इंपॉर्टेंट होता है ये फॉरेंसिक साइंस। तो फॉरेंसिक वही साइंस है जो उस एक्सचेंज ऑफ मैटर को स्टडी करती है और उसको डेवलप करके एक एविडेंस के तरह से उसको क्रिएट किया जाता है, क्योंकि वो साइंटिफिक होता है, उसके अंदर कोई ह्यूमन एलिमेंट नहीं है। वो साइंटिफिक एनालिसिस से जनरेटेड एक रिपोर्ट होती है जो कि कोर्ट में बहुत हाई वैल्यू रखती है। किसी भी केस में अगर फॉरेंसिक रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाता है तो उसके अंदर कन्विक्शन के चांसेस जो हैं 90% से ऊपर हो जाते हैं। एक और चीज़, इस साइबर क्राइम आज अगर देखें तो मैं खुद भी, और मुझे लगता है कि मेरे परिवार में
अगर हम 5 लोग हैं तो कम से कम 3 लोग कभी ना कभी उसका शिकार हुए हैं। और साइबर को लेके बहुत ज़्यादा चर्चा भी हो रही है और एक परसेप्शन ऐसा क्रिएट किया जा रहा है कि अब हम साइबर क्राइम से निपटने के लिए तैयार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमारी तैयारी 5-10% भी नहीं है, क्योंकि केसेस जो जब हम जाते हैं पुलिस स्टेशन में या खुद जब हमको जाना पड़ता है, और एज अ मीडिया एजेंसी, एज अ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे लोग जब हमारे पास आते हैं और हम पुलिस स्टेशन में जाके चेक करते हैं, तो हमें लगता है कि अभी भी साइबर फ्रॉड के केसेस को सॉल्व करने में मिनिस्क्यूल परसेंटेज है जहाँ की सफलता मिलती है। उसके बारे में दर्शकों को आप अगर थोड़ा डिटेल में बता सकें, क्योंकि ये दिस इज़ समथिंग दैट कंसर्न्स आई थिंक ईच एंड एवरीबडी। देखिए, पहले तो मैं इस विषय में बताऊंगा कि हमने महाराष्ट्र में इस विषय पे क्या किया है। तो महाराष्ट्र पुलिस ने एक महाराष्ट्र साइबर सेंटर महापे में डेवलप किया है, जहाँ पे हमने बहुत ही एडवांस टूल्स, फॉरेंसिक टूल्स, सॉफ्टवेयर्स हमने सब उस पर लेकर के एक्सपर्टीज़ डेवलप करके लोगों को ट्रेन करके उन टूल्स को और इक्विपमेंट्स को उनको जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कैसे यूज़ करना, वो सारी संरचना वहाँ काम कर रही है। इसके अलावा हमने 1930 की एक हेल्पलाइन शुरू की है। साइबर पुलिस स्टेशन हमने हर ज़िले में हमारे चल रहे हैं। कुछ चीज़ें इसके अंदर प्रिवेंटेबल हैं। वो प्रिवेंटेबल पार्ट जो है कि अगर हम अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को राइट फ्रॉम द बिगनिंग थोड़ा सा भी कॉन्शियस कर दें साइबर सिक्योरिटी को लेकर के, साइबर बिहेवियर को लेकर के, ऑनलाइन बिहेवियर को लेकर के, तो मेरा तो यहाँ तक रिकमेंडेशन है कि इसको एज ए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहिए अपने बहुत यंग बच्चों में। 10-12 साल की उम्र से इस बच्चे की इसकी कंसेप्ट डेवलप होनी चाहिए कि साइबर सिक्योरिटी क्या चीज़ है, ऑनलाइन बिहेवियर आपका कैसा होना चाहिए, क्या क्या कॉशंस हैं, डूज़ हैं, डोंट्स हैं, एंड बहुत कुछ है इसके अंदर। तो इसको अगर आपको कोई चीज़ बता सकती है साइबर फ्रॉड से, तो वो है आपकी खुद की अवेयरनेस और अलर्टनेस। हमारी जो 1930 की जो हेल्पलाइन है वो बहुत अच्छा कार्य कर रही है, पर उनके पास जब तक केस जाता है तब तक कि पैसा आपका विड्रॉ हो जाता है किसी अकाउंट से, कहीं से वो पैसा पूरा नेटवर्किंग उसका सेट है, बहुत दूर दूर के इलाकों में बहुत छोटे छोटे ब्रांचेज़ में वो पैसा जाता है बैंकों में और वहाँ से विड्रॉ हो जाता है। तो जब तक कि वो इंटरफेरेंस आता है आप अगर रिपोर्ट करने में लेट हो गए तब तक आपका नुकसान हो जाता है। तो ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें कि प्रिवेंशन विल बी द बेस्ट क्योर। अगर आप खुद जागरूक हैं और खुद अलर्ट हैं और छोटी छोटी गलतियां करते हैं, मतलब मेरे घर में ये खुद हुआ, मेरी बेटी ने पढ़ी लिखी क्वालिफाइड लड़की और एक ज़रा सी बेवकूफ़ी से अपने पैसे गंवा बैठी। एक ऑन अ लाइटर नोट जहन में एक सवाल फिर से आ रहा है, तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ। ये पुलिसिंग से हट के ये सवाल है कि आप अध्यात्म को मानते हैं। आजकल एक खान पीन को लेके बहुत चर्चा चल रही है, वेज नॉन वेज, कौन सा नॉन वेज में भी क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। आपके हिसाब से आप खान पीन को भी फॉलो करते हैं? आपको लगता है कि खान पीन से भी इंसान की जो ज़िंदगी है उसमें बड़ा बदलाव आता है, या उसकी सोच में, उसके रहन सहन में? बिल्कुल। और जो चीज़ आप ग्रहण करते हैं, जिस तरह का खाना आप खाते हैं, वही चीज़ सब पूरे आपके सिस्टम को चलाती हैं। वो एक एनर्जी है जो आप के सिस्टम में जाके कन्वर्ट होती है, वही एनर्जी आपको ड्राइव करती है। लेकिन आपने ऐसा बोला शाकाहारी और मांसाहारी, आप क्या बोलते हैं कि नॉन वेजिटेरियन नहीं खाना चाहिए? नॉन वेजिटेरियन, देखिए, नॉन वेजिटेरियन के बारे में बहुत डिबेट होती है, बहुत ये होता है, पर मैं मानव शरीर को नॉन वेजिटेरियन डाइट की प्रेजेंट टाइम्स में, इस समय और इस काल में ज़रूरत नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे अगर आप इसके एज ए कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग अगर आप इसको देखें कि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, फिर भी हम आदतवश, कारणवश खाते हैं इन चीज़ों को और अपने चॉइस से लिंक करते हैं। पर अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो इसकी ज़रूरत नहीं। मैं पूरे जीवन वेजिटेरियन रहा हूँ और कहीं मुझे नहीं लगता कि मेरे जीवन में किसी तरह की कोई बिल्कुल मज़ा आ गया आपसे बात करके, और मुझे लगता है कि एक IPS ऑफिसर से इस तरह का कॉन्वर्सेशन शायद हमारे दर्शकों ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। और सबसे बढ़िया जो मुझे लगता है, शायद इस इंटरव्यू जो भी ये देखेगा तो ज़िंदगी को आगे किस तरह ले जाना है, या इंसान की सोच कैसी होनी चाहिए, या अपने जीवन में सुख शांति के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, शायद ज़रूर कुछ ना कुछ सीख सबको मिलेगी
जिसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज आप CSR जनरल स्टूडियो में आए। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स सर। थैंक यू अमित जी। और मेरा भी उद्देश्य सिर्फ यही था कि भाई इस वार्तालाप में कहीं कोई ऐसा वाक्य, कहीं कोई ऐसी का शब्द कोई ऐसा होगा जो किसी भी व्यक्ति को प्रेरित कर दे, किसी बच्चे को, किसी और व्यक्ति को प्रेरित कर दे, तो उसका जीवन बदल जाएगा। और हमेशा मैं मानता हूँ कि क्रांति लाने के लिए सिर्फ एक शब्द या एक वाक्य बहुत होता है। चलते चलते अगर आप हमारे दर्शकों के लिए कोई एक मैसेज आप अपनी तरफ से देना चाहें तो हमें बड़ी खुशी होगी। मैसेज मेरा सिर्फ ये है कि खुद को पहचानिए। आप जो हैं वो आप खुद को नहीं जानते। आपके अंदर प्रचंड आपके अंदर शक्ति है जो खुद आपने टैप नहीं की है, जो खुद उसका ज्ञान आपको खुद को नहीं है। ढूंढिए, अपने अंदर जाइए, अपने अंदर गोते लगाइए, अपने मन में घुसिए, इस मन को नियंत्रण में रखिए, अनुशासन लाइए जीवन में, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे सारे कॉस्मिक फोर्सेस आपसे अलाइन होकर के आपको हेल्प करते हैं इस लाइन पे। तो आगे बढ़ते रहिए, अध्यात्म में गोते लगाइए, जितना हो सके ज्ञान प्राप्त करिए और उसको जीवन में उतारने की कोशिश करिए। बातें सिर्फ किताबों में पढ़ के भूलने के लिए नहीं है, उसको जीवन में उतारेंगे तो उसके परिणाम आपको मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।